सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कितना है? 274। सहोदर भाई किसको कहते हैं? अरुण वरुण। हरा ग्रह नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली ग्रहों की संख्या। पृथ्वी से नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली ग्रहों की संख्या 5। पृथ्वी पर खड़ा होकर देख रहे हैं, ठीक है, तो कितने ग्रह दिखेंगे? 5। आधुनिक ग्रह किसको कहा जाता है? यूएनओ को? यूरेनस? पक्का? खोजा गया पहला ग्रह कौन सा था? क्या हुआ? नहीं, आज नहीं लगा। खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? अरुण, ठीक है, यानी यूरेनस। ब्रह्मांड का बेसिक कण कौन सा है? हिग्स बोसोन, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? 97.7 डिग्री लेटा हुआ है। मिरांडा किसका उपग्रह है? अरुण का। मिरांडा अरुण का। आयो बृहस्पति का, ठीक है। हिप्पोकैम्पस किसका उपग्रह है? हिप्पोकैम्पस नेपच्यून का, वरुण का। कुछ ही तो नाम बोले हैं, उसका मतलब तुम लोग रूम पे जाके इसको दोबारा देखा ही नहीं है, यहीं के भरोसे रह गया। एक दो बार देखोगे तो याद रह जाएगा, टेंशन ना लो, लेकिन देखना तो पड़ेगा ना। बौना ग्रह कुल कितना है? 5। नाम बताओगे? हाँ, सबसे पहले भारी और सबसे बड़ा ये कर लेंगे, एरिस और प्लूटो, ये दोनों हो गया। इसके बाद सेरेस और 2 और बच गया। कौन कौन सा 2 और बच गया? होमाया और मैकमे, ठीक है, होमाया और मैकमे, ठीक है। प्लूटो का खोज किसने किया था? क्लाउड टॉम्बो। किसने किया था? क्लाउड नहीं, क्लाइड टॉम्बो, क्लाइड टॉम्बो, ठीक है। प्लूटो की खोज कब हुई थी? 1930 में। कब इसको ग्रह के लिस्ट से बाहर किया गया? 2006 में। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 5। सबसे बड़ा उपग्रह चेरोन या सेरोन, ठीक है। अन्य उपग्रह का नाम निक्स, हाइड्रा, स्टिक्स और केरबेरोस, ठीक है। चलो, लगभग याद है। नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली क्षुद्र ग्रह। नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली क्षुद्र ग्रह विस्टा, ठीक है, विस्टा। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस। कंफ्यूजन किसी को हो रहा है अभी भी क्या, कि बड़ा अगर सेरेस है तो विस्टा क्यों देखा? ठीक है। किस एस्ट्रॉइड के गिरने से पृथ्वी पर डायनासोर का अंत हुआ? चिक्सुलव, हाँ, ठीक है, हाँ, मेक्सिको में गिरा था। चिक्सुलव इम्पैक्टर उसको कहते हैं वैसे, और जो क्रेटर बना है चिक्सुलव क्रेटर, ठीक है। जब तक उल्का हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर रहता है तब तक इसको क्या कहते हैं? इसको डी टी क्या कहते हैं? दोनों टी वाला या डी वाला? डी वाला, ठीक है, मेटेरोइड्स, ठीक है। जब ये हमारे वातावरण में घुस जाता है तब मेटेओर्स, जब आग लग जाता है उसमें, और जब पृथ्वी पर गिर जाता है तब मेटेओराइट, ठीक है। शूटिंग स्टार इसमें से किसको कहते हैं? मेटेओर्स को, ठीक है। धूमकेतु का कौन सा अंग है जो सबसे कठोर बर्फीले चट्टानों से निर्मित होता है? धूमकेतु का कौन सा अंग है? न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। बीच में कठोर बर्फीला चट्टान जिसको न्यूक्लियस कहेंगे, आसपास बना होता है गैसों से जिसको कोमा कहते हैं, और जो बाहर निकल जाता है उसको टेल कहते हैं। पढ़ा है ना ये सब? ये पहला देखा गया वो धूमकेतु कौन सा था? द ग्रेट कॉमेट ऑफ 1680। अगर ये नहीं रहे तब क्या मारोगे? हेली। सबसे अधिक प्रचलित धूमकेतु कौन सा है? हेली, ठीक है। किसने खोजा है? एडमंड हेली ने। कितने साल में दिखता है? अगली बार कब देखा जाएगा? 2062 में। 86 में देखा गया था, 62 में देखा जाएगा, ठीक है। चलो,
सूर्य में भी हम लोग लगभग कर चुके हैं। आज ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। सूर्य में हम लोग सूर्य का भाग सब देख चुके थे। सूर्य का आंतरिक भाग कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 3 हिस्सा। क्या क्या बोलते हैं? कोर, रेडिएशन जोन और कन्वेक्शन जोन। ठीक है, इसमें अगर सूर्य के आंतरिक भाग का त्रिज्या अगर देखेंगे तो प्रथम 20% कोर, 20% से लेकर 70% तक रेडिएशन जोन और 70 से 100 तक कन्वेक्शन जोन। ठीक है, इसमें जो सूर्य का जो नाभिकीय संलयन क्रिया है वो कहाँ संपन्न होता है? वो कोर में संपन्न होता है। ठीक है, सूर्य की उम्र कितनी है? 5 अरब वर्ष लगभग। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाता है। ठीक है, सूर्य का दूरी पृथ्वी से कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर, यानी तो 14.9 या 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखोगे, ये सब बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, जिसको अभी भी याद नहीं हुआ है मार खाओगे। सूर्य पदार्थ के किस अवस्था में पाया जाता है? सूर्य के जो लक्ष्य वगैरह कोई भी चीजों का प्लाज्मा। ठीक है, सूर्य का वह हिस्सा जो दीप्तिमान सतह है जो हमें दिखता है वो है फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल। सूर्य का वह हिस्सा जो प्रकाश मंडल के ऊपर है एवं उसमें चमक नहीं है वो लाल रंग का दिखता है, क्रोमोस्फीयर। सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी हिस्सा कब दिखता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। डायमंड रिंग की संख्या किसको दी जाती है? कोरोना। कोरोना का ताप फोटोस्फीयर के ताप से अधिक है या कम है? अधिक है। कितना है? 2.7 मिलियन डिग्री सेल्सियस। फोटोस्फीयर का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस और सूर्य के केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सौर ज्वाला क्या होता है? सूर्य के सतह पर उठने वाली लपटों को सौर ज्वाला कहते हैं। ठीक है, सौर ज्वाला जब उठती है तो इसका इतना स्पीड नहीं होता है कि सूर्य के ग्रेविटी को क्रॉस कर चुके, इसलिए कुछ दूर जाता है, उसके बाद सूर्य का ग्रेविटी उसको खींच लेता है, जिसकी वजह से ये वापस गिर जाता है। और इसी को हम लोग लूप आकार में देख सकते हैं। किस आकार में दे सकते हैं? लूप आकार में दे सकते हैं। पर बताए थे कि जब ये उठता है तो इसका टेम्परेचर कम होने लगता है, और ये जब गिरने वाला रहता है तब इसका टेम्परेचर और कम हो जाता है। जब ये गिरता है तो उस समय में और कम हो जाता है, और दोनों के बीच में लगभग 2000 डिग्री 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो सकता है, जिसके वजह से यहाँ सूर्य के सतह का तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है, और इसका वापस लौटते हुए लपटों का लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी 2000 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो जाता है, जिसके वजह से जहां ये गिरता है वहां पर एक काला धब्बा जैसा नजर आता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? सौर कलंक या सन स्पॉट। ठीक है, यहीं से आज हम लोग का क्लास शुरू होगा, करके इसको खत्म करेंगे। तो सन स्पॉट का डेफिनेशन तो सबको क्लियर है। ठीक है, कि सौर ज्वाला की वैसी लपटें जो सतह पर वापस लौट आते हैं उनका ताप 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, जिससे वो सूर्य के सतह पर धब्बा के रूप में नजर आता है। इस पिक्चर को देख लोगे वो सब चीज तुमको समझ में आ जाएगा। यहाँ से जो लपटें उठ रही है देख रहे हो, इसका ताप अधिक है, एकदम पूरा लाल लाल दिख रहा है, लेकिन जब वापस आने लगता है इसका ताप धीरे धीरे क्या होने लगा? कम होने लगा है, और जहां ये गिर रहा है उस जगह ये धब्बा के रूप में नजर आता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सौर कलंक। क्या कहते हैं? सौर कलंक। पूरे सूर्य के वातावरण में अगर हम लोग देखेंगे, सूर्य पर अगर सबसे ठंडा अगर कोई सतह तुमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? सौर कलंक, जिसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस फिर भी है, वो सूर्य का सबसे ठंडा हिस्सा है। ठीक है, तो सोच के देखो। ठीक है, चलो तो याद रखोगे। सौर कलंक का डिफिनेशन समझ में आ गया। अगर यहाँ से एक सवाल और तुमसे पूछा जाए कि बताओ सौर कलंक की खोज किसने की थी? सबसे पहले इसको समझाया किसने? देखो, देखा तो सबसे पहले गैलीलियो ने था। किसने देखा था? गैलीलियो ने। लेकिन गैलीलियो इसको सही से समझा पाने में नाकाम हो गए कि ये क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए इसका खोज सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया? जोहान्स। ठीक है, जोहान्स फैब्रिशियस। क्या नाम है इनका? जोहान फैब्रिशियस। ठीक है, फैब्रिशियस। ठीक है, किसने समझाया सबसे पहले? जोहान्स फैब्रिशियस। अगर पूछा जाए सौर कलंक, यहाँ से दो सवाल आते हैं। एक सौर कलंक के बारे में पूछा जाएगा, किसने सबसे पहले समझाया, और इससे ज्यादा पॉपुलर है
कि सौर कलंक का जो चक्र है, क्या है, सौर कलंक का चक्र। अभी आगे चल के सब हम लोग समझ लेंगे। ज्यादा सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं किसने खोजा है, वो सौर कलंक के चक्र से सवाल आता है, सौर कलंक से कम आता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे कि सौर कलंक का खोज सर्वप्रथम किसने किया, जोहान्स फैब्रिशियस। किसने किया, जोहान्स फैब्रिशियस। सूर्य का अगर पूछा जाए सूर्य का सबसे ठंडा भाग कौन सा होता है, सौर कलंक। ठीक है, कौन सा होता है, सौर कलंक, जिसका तापमान कितना हो सकता है, 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होगा। यह सामान्यतः हमें सूर्य के दोनों गोलार्धों पर नजर आता है। अगर हम सूर्य का बात करेंगे, ये अगर सूर्य है, ठीक है, सूर्य का ये हो गया इक्वेटर, तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में लगभग 40 डिग्री तक, कहां तक, 40 डिग्री तक। ठीक है, जीरो से, इक्वेटर जानते हो जीरो होता है, जीरो से ऊपर 40 डिग्री और जीरो से नीचे 40 डिग्री, दोनों गोलार्धों में लगभग 40 डिग्री तक के क्षेत्रों में हमको क्या नजर आता है, ये धब्बा। अच्छा, ये हमेशा उठे रहेगा या हमेशा बंद रहेगा, ऐसा नहीं है। ये हम लोग जब इसको ज्यादा अध्ययन किए तो पता चला ये एक चक्र में होता है। कभी कभी सौर पर ज्वालाएं काफी अधिक उठती है, ठीक है, जिसकी वजह से सौर का धब्बा, जो सौर कलंक है, वो धब्बा है, वो भी अधिक बनेगा। ठीक है, और फिर देखा गया धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब जैसे तुम देखते हो तुम्हारे यहाँ पे सीजन में कभी बहुत अधिक आंधी तूफान आता है, फिर सीजन खत्म होता है तो आंधी तूफान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक वैसे ही सूर्य पे भी देखा गया कि एक समय आता है, लगभग 5.5 साल तक का ये समय है। तुम्हारे यहाँ का घंटा और दिन वाला नहीं चलता है, लगभग 5.5 साल तक ये देखा गया है कि बहुत अधिक सौर कलंक बनता है। इसका मतलब सौर ज्वाला उसमें क्या हो रही है, काफी अधिक उठ रही है। ठीक है, तो काफी अधिक सौर ज्वालाएं उठ रही है, जिसकी वजह से काफी अधिक संख्या में हमको सौर कलंक भी बनता हुआ नजर आएगा, और सौर कलंक का साइज भी उसमें भी क्या होगा, बड़ा होगा। फिर जैसे ही वो 5.5 साल लगभग कंप्लीट होता है, तो अगला 5.5 साल का जो चरण शुरू होता है, उसमें वो साइज फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है, यानी सौर कलंक का एफिशिएंसी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। उसमें सौर कलंक जो बन भी रहे हैं उसकी संख्या भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। यही चरण देखा गया कि ये 5.5 साल के एक पीरियड में चल रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सौर कलंक चक्र। क्या कहते हैं, सौर कलंक चक्र। ठीक है, तो याद रखोगे सौर कलंक जो बन रहे हैं वो हमेशा एक जैसा नहीं बनता है। कभी वो अधिक संख्या में बनेगा, अधिक शक्तिशाली बनेगा, और कभी उसका संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, क्या हमारे ऊपर इसका कोई फर्क पड़ता है, क्या कोई असर पड़ता है क्या, तो आंसर है हाँ। जब सौर कलंक निर्मित होता है उससे काफी अधिक मात्रा में मैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं। ठीक है, और वो रेडिएशन जो है कहां तक पहुंच जाता है, पृथ्वी तक पहुंच जाता है। और जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी का जो बेतार सिस्टम है, जब तक जितना भी रेडिएशन आ रहे हैं वो हमारे वैसे सिस्टम को प्रभावित करेगा जो वायरलेस सिस्टम है। तो वहां पे मैग्नेट बहुत अधिक रेडिएशन पैदा होगा तो वो कहां पहुंच जाएगा, पृथ्वी पे पहुंच जाएगा, और इसके वजह से पृथ्वी पर मैग्नेटिक स्टॉर्म आता है। क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक स्टॉर्म। ठीक है, चुंबकीय झंझावात, क्या बोलते हैं उसको, चुंबकीय झंझावात, जिसके वजह से हमारा बेतार सिस्टम जो है यानी वायरलेस सिस्टम है वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो याद रखोगे सौर कलंक अधिक बन रहा है वो पृथ्वी के लिए हानिकारक है या नुकसानदेह नहीं है, वो हानिकारक है, वो हानि पहुंचाता है, क्योंकि जितना अधिक सौर कलंक बनेगा उतना अधिक क्या निकलेगा, उससे रेडिएशन निकलेगा। कोई दिक्कत। और सौर कलंक बनने का जो समय है वो क्या है, 5 साल तक काफी अधिक, फिर 5 साल तक कम। ऐसा नहीं हो सकता एकदम साफ हो जाएगा, वो तो आग की लपटें हमेशा उठती ही रहेगी, लेकिन 5.5 साल तक क्या हुआ, काफी अधिक आग की लपटें उठी, फिर धीरे धीरे वो क्या हो गया, शांत हो गया। तो अगले 5.5 साल तक वो लपटें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी सौर कलंक हमको देखने में क्या मिलेगा, कम मिलेगा। फिर अगला 5.5 साल तक क्या होगा, बहुत अधिक मिलेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सौर चक्र। ठीक है, कहां छोड़े थे, वापस आते हैं। तो ये सामान्यतः हमें सूर्य के दोनों गोलार्धों में दिखेगा, कहां से कहां तक, 40 डिग्री तक। तो याद रखोगे दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक दिखेगा। अच्छा, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे इसकी संख्या क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पहुंचोगे तो पोल्स पर यह समानता नजर नहीं आएगा, बहुत कम संख्या हो जाता है। वैसे ही जब नीचे आओगे तो पोल्स पर इसका फिर मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये जो अधिकतम मात्रा में नजर आता है वो कहां से कहां तक, 0 से लेकर 40 डिग्री ऊपर और 0 से लेकर 40 डिग्री तक नीचे। समझ में आया। जैसे पृथ्वी पर भी देखोगे, पृथ्वी पर ताप सबसे अधिक कहां है, 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री ऊपर और 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नीचे। ये दोनों साइड का जो 30 डिग्री है, इसी बीच में सबसे अधिक ताप है। वैसे ही वहां पे भी जाएंगे तो सौर कलंक यानी लपटें जो सबसे अधिक उठ रही है वो 0 से 40 और 0 से 40 ये दोनों गोलार्धों में देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसका भाग,
अब सौर कलंक जो है, जहां सौर कलंक बन रहा है इस जगह, तो आसपास का क्षेत्र काफी अधिक चमकीला नजर आने लगता है। ऑब्वियस है, अगर एक गोरा आदमी के सामने में एक काला आदमी को बैठाओगे तो गोरा आदमी का चमक जो है वो नॉर्मल से ज्यादा नजर आएगा, आएगा ना। इसलिए मूवी सब में देखता होगा, हीरोइन से सांवली लड़की लोग यानी तो काली लड़की लोग पीछे में डांसर के रूप में या कभी भी भीड़ इकट्ठा खड़ा करना होता है उसके पीछे रखता है। कारण क्या है? वो हीरोइन ज्यादा गोरी नजर आए, ज्यादा चमक आए, ये ऑब्वियस है। ठीक है, तो जब सौर कलंक बनता है तो उस जगह का क्षेत्र काला हो जाता है, जिसके वजह से आसपास का क्षेत्र और क्या नजर आता है? और अधिक चमकीला नजर आता है। इसके लिए दो शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बीच का जो डार्क हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको कहते हैं अम्ब्रा। क्या कहते हैं इसको? अम्ब्रा। ठीक है, इसको कहते हैं अम्ब्रा। क्या कहते हैं इसको? अम्ब्रा। और जो आसपास का चमकीला हिस्सा हो गया उसको कहेंगे पेनुम्ब्रा। क्या कहेंगे इसको? पेनुम्ब्रा। ठीक है, पेनुम्ब्रा। ठीक है, तो याद रखोगे दो हिस्सा इसका, अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा। अगर पूछा जाए सौर कलंक का काला हिस्सा यानी डार्क हिस्सा क्या कहलाता है? अम्ब्रा। क्या कहलाएगा? अम्ब्रा। ठीक है, और इसका जो आसपास का चमकीला हिस्सा है वो क्या कहलाता है? पेनुम्ब्रा। ये टेक्नोलॉजी याद हो गया, आसान सा शब्द है। ये बेहद प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, जिससे पृथ्वी पर क्या आता है? मैग्नेटिक स्टॉर्म। क्या आता है? मैग्नेटिक स्टॉर्म। और अगर पूछा जाए इस मैग्नेटिक स्टॉर्म से क्या होता है, तो यहाँ का बेतार संचार व्यवस्था यानी वायरलेस सिस्टम जो है वो प्रभावित हो जाता है। ये सवाल जब भी आएगा, देखो पढ़ने का फायदा यही होता है कि रटना नहीं पड़ता हर एक चीज। अब इतना बार तुम ये सुन लिया, चाहे वो सोलर विंड हो या सीएमई हो या नहीं तो मैग्नेटिक स्टॉर्म हो, ये सब जितना भी पृथ्वी पर आएगा ये मुख्य रूप से एक चीजों को प्रभावित करेगा। वो कौन सा चीज है? सैटेलाइट सिस्टम, बेतार सिस्टम। ठीक है, इन सिस्टमों को प्रभावित किया जा सकता है। सौर कलंक चक्र, पूरा चक्र कितने वर्ष का होगा? 11 वर्ष का। इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, प्रथम 5.5 वर्ष तक इसका आकार व संख्या क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरा अगला 5.5 वर्ष जो है इसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत यहां तक? तो याद रखोगे इसी पूरे 5.5 साल को मिला देंगे तो 11 साल हो जाएगा। और इसी को क्या कहेंगे? एक सौर कलंक चक्र। इस सौर कलंक चक्र को सबसे पहले किसने खोजा था? किसने खोजा था? हेनरिक स्वाबे ने। किसने खोजा था? हेनरिक स्वाबे। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखोगे हेनरिक स्वाबे। क्या नाम था इसका? हेनरिक स्वाबे। ठीक है, तो सौर कलंक चक्र का खोज किसने किया? हेनरिक स्वाबे। सौर कलंक का खोज किसने किया था? जोहान्स फैब्रिकस। जोहान्स फैब्रिकस। ठीक है, लेकिन सौर कलंक चक्र को किसने सबसे पहले ढूंढा? हेनरिक स्वाबे। ठीक है, चलो तो सौर कलंक खत्म हो गया। इसके बाद एक दो और शब्दावली इसको याद रखो, ये टर्म डायरेक्टली याद रखना है और ज्यादा कुछ है नहीं। कि सूर्य के वर्णमंडल, वर्णमंडल मतलब क्रोमोस्फेयर, वर्णमंडल मतलब क्रोमोस्फेयर, बताए थे फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना। तो सूर्य के क्रोमोस्फेयर में कुछ चमकीले सतह नजर आते हैं, उसको कहा जाता है प्लेजेस। क्या कहा जाता है? प्लेजेस। बस वर्ड याद रखना है और कुछ नहीं। तो क्रोमोस्फेयर जो जनरली कम चमक रहता है, उसमें लालिमा पर रहता है, तो कहीं कहीं सफेद चमक नजर आता है, उसको क्या कहा जाता है? प्लेजेस। और अगर यही चमक हमको कहीं कहीं अगर नजर आया प्रकाश मंडल में, कहा नजर आया? प्रकाश मंडल में, उसको कहेंगे फेकुला। क्या कहेंगे? फेकुला। सवाल कैसे आते हैं? डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि बताओ निम्न में से सूर्य के सतह पर चमकीला हिस्सा क्या कहलाता है? अब ऑप्शन दे देगा फेकुला, हेलियोस्फीयर, ठीक है, सौर कलंक या सन स्पॉट, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? फेकुला। अब ध्यान दे, हम कुछ भी नहीं दिए, ना तो क्रोमोस्फेयर दिए ना फोटोस्फेयर दिए, सिर्फ बोले सूर्य के सतह पर। अगर फेकुला नहीं देता तो क्या आंसर देता? प्लेजेस। दोनों में से एक देता। ये हो गया सबसे आसान क्वेश्चन। इसीलिए कई किताबों में अगर ये लिखेगा, मेंशन करेगा भी, तो तुमको फेकुला और प्लेजेस एक के साथ दे देगा। ठीक है, कि सूर्य पर चमकदार सतह को क्या कहते हैं? फेकुला या प्लेजेस। ये गलत है, फेकुला और प्लेजेस अलग अलग जगह होता है। तो अगर तुमसे पूछ लिया कि सूर्य के वर्णमंडल में यानी क्रोमोस्फेयर में जो चमकीले सतह पाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे? प्लेजेस। और सूर्य के प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फेयर में जो चमकीले सतह पाए जाते हैं उसको फेकुला। सबसे अधिक प्रश्न जो बनता है वो किससे बनता है? फेकुला से। इसे कई बार सवाल पूछा गया। ठीक है, क्या सौर कलंक और प्लेजेस और फेकुला तीनों समझ में आ गया? कि सूर्य पर धब्बा क्या कहलाएगा? सौर कलंक। सूर्य पर धब्बा क्या कहलाएगा? सौर कलंक। सूर्य के सतह पर चमकीला हिस्सा अगर फोटोस्फेयर पर है तो क्या कहलाएगा? फेकुला। और अगर क्रोमोस्फेयर पर है तो क्या कहलाएगा? प्लेजेस।
ये सारे टर्मिनोलॉजी हैं जिसको तुमको आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक टर्म है हेलियोस्फीयर। क्या है? हेलियोस्फीयर। तो सूर्य से जो सौर पवनें निकलती है, ठीक है, वो सभी ग्रहों को टपते हुए, क्या बताया, उसका स्पीड काफी अधिक होता है, सौर पवन जो निकलते रहता है और निरंतर ये निकलते रहता है कोरोना से, ठीक है, इसका स्पीड काफी अधिक होता है, लाखों किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये पूरे सौर मंडल को टप जाता है और टप कर सूर्य के सौर मंडल के चारों तरफ एक तरह का स्फीयर बना देता है, एक गोला बना देता है। और ये गोला जो है दूर से जब सौर मंडल से बाहर निकल कर देखेंगे तो एक बबल के जैसा नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? बबल के जैसा, ठीक है। यानी ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ये इसके सारे ग्रह है, ठीक है, ये सारे ग्रह है, ठीक है, और बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट सब चीज है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखेंगे, यहाँ पर एक बबल रूपी हमको एक गोला नजर आएगा, बबल नजर आएगा, बबल रूप का एक चक्र नजर आएगा। ये एक्चुअली में तुमको दिखेगा नहीं, ये क्योंकि ऐसा नहीं है कि हवा की तरह है, तुमको दिखेगा नहीं, लेकिन जब उसको टपने लगेंगे तब हमको एहसास होगा कि यहाँ तक असर किसका है, यहाँ पर सूर्य से निकलने वाले जो सोलर पवन है उसका असर है। ये चारों तरफ जो एक गोला बनाता है इसी को कहा जाता है हेलियोस्फीयर। क्या कहते हैं? हेलियोस्फीयर। और ये एक तरह का हमारा प्रोटेक्टिंग लेयर है जो कि अंतरिक्ष से आने वाले रेडिएशन को सबसे पहले किसे टकराना होगा? हेलियोस्फीयर पे। जैसे तुम्हारा वायुमंडल दिख रहा है तुमको, क्या वायुमंडल दिख रहा है? नहीं, पर है ना, ठीक है, हवा का एक लेयर है और ये वायुमंडल हमको प्रोटेक्ट करता है बाहर से जो चीजें आती है उससे, ठीक है, करता है कि नहीं करता है? अभी तुरंत बताए थे, कल ही बताए थे, आइनोस्फीयर में आके टकराता है, फिर वहां रोशनी निकलता है। तो वैसे ही हमारे सौर मंडल के बाहर भी एक लेयर है जो कि सोलर पवनों के द्वारा बनाया जाता है और इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? हेलियोस्फीयर। इस हेलियोस्फीयर का जो अंतिम सीमा होगा उसको कहेंगे हेलियोपॉज। क्या कहेंगे? हेलियोपॉज। और इसी हेलियोपॉज के बाद इंटरस्टेलर स्पेस शुरू हो जाता है। इंटरस्टेलर वर्ड सुने हो, पहले भी चर्चा किए होंगे, यानी हमारा सौर मंडल का औकात जहां खत्म हो जाएगा, यानी हमारे सूर्य का ग्रेविटी का अंतिम सीमा जहां तक होगा, जिसके बाद सूर्य का ग्रेविटी काम नहीं करेगा, इतना सा भी नहीं करेगा, यानी वहां पर हमारा सौर मंडल एक्चुअल में क्या होता है? खत्म हो जाता है। हमारे सौर मंडल का कोई प्रभाव इससे आगे नजर नहीं आएगा। इसी को क्या कहते हैं? उसी को कहेंगे हेलियोपॉज। क्या कहेंगे? हेलियोपॉज। और इस हेलियोपॉज के बाद क्या शुरू हो जाता है? इंटरस्टेलर स्पेस, यानी अब तुम एक्चुअल अंतरिक्ष में चला गया। यहां पर हमारा सूर्य से संबंधित जो भी मोटा मोटी चीजें हैं वो खत्म हो जाती है, यानी सूर्य के सौर मंडल के सभी ग्रहों के बारे में पढ़ लिया, अन्य चीजें जो थी उसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है, सूर्य के बारे में पूरा पढ़ लिया और अब हमारा सौर मंडल अंत हो चुका है, मतलब पढ़ने के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसमें एक टॉपिक बच जाता है जो पहले छोड़े हुए थे, वो है हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ है। लोग अपना अपना विचार इस पर प्रकट करता है, कोई देखा तो है नहीं बनते हुए, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने अपना अलग अलग विचार दिया है आखिर सौर मंडल का निर्माण हुआ कैसे है, ठीक है। कोई बोला कुछ हुआ है, कोई बोला कुछ हुआ है, इसी सबको अलग अलग थियरीज के नाम से हम जानते हैं कि सौर मंडल का विकास इसने कहा कि ऐसे हुआ है, उसने कहा कि वैसे हुआ है। एक्चुअल में कोई देखा है क्या? अभी हम लोग ब्रह्मांड के निर्माण का चर्चा किए थे, बोले एक बिंदु में सबसे पहले केंद्रित था, वो फट गया और वही फिर निकल के ब्रह्मांड बन गया, उस बिंदु को कहते हैं सिंगुलैरिटी। और ये अभी जो बना है यही ब्रह्मांड है जो कि लगातार फैलते जा रहा है। क्या ये क्रिया किसी ने देखा था? देखा था किसी ने? नहीं। क्या ये भी एक अनुमान है कि नहीं है? वैसे ही सौर मंडल। अब सवाल हमारे दिमाग में भी आता है कि आखिर कैसे बना? सूर्य बन गया, ठीक है, सूर्य बनने के बाद ये सारे ग्रह बन गए हैं, ग्रह सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, बीच में ढिबरा ढिबरी पड़ा हुआ है जिसको एस्टेरॉइड कहते हैं। आखिर ये सब बना कैसे होगा? अभी तो चलो ठीक है, सब काम हो रहा है, हम लोग एक दे दिए भैया ये ग्रेविटी वो ग्रेविटी ये दी तहत कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में बना कैसे? तो इस पर लोग बहुत सारे विचार दिए। कोई कहा ये नेबुला से बना है। क्या कहा? नेबुला। बोला पहले एक नेबुला बना होगा। नेबुला जानते हो ना, बताए थे कि तारों का निर्माण किसमें होता है? नेबुला में। तो तारों के निर्माण से पहले एक गैसियस गोला बनता है, बादल बनता है, उसी को क्या कहते हैं? नेबुला। और उसी नेबुला में धीरे 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 संघनन क्रिया जब बढ़ने लगती है तब क्या निर्मित होता है? तारा, ठीक है। तो सब सर्वमान्य सिद्धांत जो हमारे सौर मंडल के निर्माण में भी सबसे अधिक योगदान जिसका है, जो सबसे अधिक माना जाता है, वह है नेबुला थ्योरी। कौन सा थ्योरी है? नेबुला थ्योरी। अब इस थ्योरी का कहना है कि सबसे पहले एक नेबुला बना होगा, ठीक है, उसमें संघनन क्रियाएं शुरू हुई होगी, तो क्या बन गया? सूर्य बन गया हमारा। क्या बन गया? सूर्य बन गया।
और इसी सूर्य के, समझना इस चीज को, इसी सूर्य के बनने के बाद जो कुछ गैसे बच गए थे, और भी चीजें बची हुई है, गैस बच गए थे, वो सब मिलके बाहरी ग्रह बना दिया। जो हमारा जानते हो हमारा 4 ग्रह जो है आंतरिक ग्रह वो सॉलिड का बना हुआ है, और 4 ग्रह जो बाहर का वो गैस का बना हुआ है। तो जो गैस है, कुछ गैस आपस में संघनित होकर कुछ अन्य ग्रह को बना दिया जो बाहरी 4 ग्रह है, और जो धूल कण होगा वो संघनित होकर अंदर वाला चट्टानी ग्रह बना दिया। एक थियरी ये है। तो सबसे अधिक जो वैलिड वाला थियरी है, जिसको लोगों ने सबसे अधिक तवज्जो दिया है, वो यही थियरी है। कौन सा थियरी? नेबुला थियरी। कौन सा थियरी है? नेबुला थियरी। तो एक एक करके सौर मंडल के निर्माण से थियरी हम लोग देखेंगे। सारे थियरी सही हो जरूरी नहीं है, बस हमको पढ़ना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अब तुम्हारे नोट्स में ये कहां मिलेगा? नोट्स में ये ग्रह वाले क्रम में सबसे आखिरी पेज पे मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इस नोट्स में सबसे आखिरी में ही है ना, सबसे लास्ट में। ठीक है, सबसे लास्ट में पेज नंबर 30। ठीक है, तुम्हारे नोट्स में पेज नंबर 30 दिख रहा है। सबसे आखिरी में सौर मंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, यानी सौर मंडल बना तो उसी के साथ पृथ्वी बन गया होगा। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछेगा यही पूछेगा, या तो पृथ्वी से पूछ लेगा या सौर मंडल से पूछ लेगा। तो देखो इसमें पहला थियरी जो है वो है मोनो स्टार थियरी। क्या है? मोनो स्टार। ये मोनो स्टार नहीं है, मोनो स्टार है। मोनो स्टार का मतलब क्या हुआ? सिंगल तारा। मोनो मतलब सिंगल होता है। ठीक है। इस थियरी का कहना है कि सबसे पहले एक ही तारा निर्मित हुआ और वही हमारा सूर्य है, यानी एकल तारा सिद्धांत। क्या है ये? एकल तारा सिद्धांत, जो कि अभी हम समझा रहे थे, जो सर्वमान्य है कि सबसे पहले नेबुला बना। क्या बना? नेबुला। और इस नेबुले के बीच में एक तारा बना जिसका नाम है सूर्य, और इसी नेबुला में जो अन्य धूल कण और गैस थे वही सब संघनित हो के क्या बना दिया? अन्य ग्रह बना दिया, उपग्रह बना दिया। ठीक है। और कुछ एस्ट्रॉइड वगैरह बना दिया, यही सब बना दिया। जो मान लो इकट्ठा संग्रहित हो पाया और एक शेप ले पाया उसको ग्रह बोल देंगे, और कुछ ऐसे डिब्रीज रह गए छोटे छोटे जो कि किसी ग्रह का हिस्सा नहीं बन पाया, उसको एस्ट्रॉइड बोल दिए। और इसी का जो बाहरी हिस्सा बच गया होगा, क्योंकि अब जैसे संघनन होने लगा होगा तो नेबुला कमजोर होने लगा होगा। क्या होने लगा होगा? कमजोर। ये फैलने भी लगा होगा ज्यादा, तो धीरे धीरे फैलता गया। इसी में से बाहरी ग्रह भी बन गए, और बाहरी ग्रह बनने के बाद और जहां पर भी कुछ अन्य चीजें, जैसे कुछ बर्फीले चीजें या कुछ अन्य चीजें जो बच गए, वो बना दिया काइपर बेल्ट। क्या बना दिया? काइपर बेल्ट। इसके बाद भी जो कुछ बच गया वो सबसे आखिरी में बनाया उल्ट क्लाउड। क्या बनाया? उल्ट क्लाउड। तो एक पॉइंट कहीं ऐड कर लेना कि उल्ट क्लाउड कहां अवस्थित है, अगर ये कभी पूछा जाए तो हमारे सौर मंडल का सबसे बाहरी हिस्सों में। कहां स्थित है? सौर मंडल के सबसे बाहरी हिस्सों में। देख समझना यहाँ एक चीज। ठीक है। एक ही सवाल पूछा जाएगा, उल्ट क्लाउड। उल्ट उल्ट। ठीक है। उल्ट इंग्लिश में OORT, हिंदी में हर्षऊ टॉपर रेत। उल्ट। ठीक है। देखो ये है सूर्य, ये है सूर्य, यहां तक 8 ग्रह आ गया। ये तो समझ में सबको आता है। ठीक है। इसी 8 ग्रह के बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या आया था? एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या आया था? एस्ट्रॉइड बेल्ट। इस 8वां ग्रह हमारा कौन सा है? नेपच्यून। इस नेपच्यून के बाद कुछ बर्फीले पिंड हैं, इसको क्या कह दिए थे? इसको कहते हैं काइपर बेल्ट। क्या कहते हैं? काइपर बेल्ट। इस काइपर बेल्ट के बाद भी कुछ अन्य बर्फीले ऑब्जेक्ट हैं, इसी को क्या कहेंगे? उल्ट क्लाउड। क्या कहेंगे? उल्ट क्लाउड, जो कि हमारे सौर मंडल में सबसे दूर है। यानी काइपर बेल्ट और उल्ट क्लाउड दोनों एक ही जैसा है, लेकिन अलग अलग लेयर में बना हुआ है। काइपर बेल्ट नेपच्यून के बाद शुरू होता है और ये कुछ हद तक जाके फिर रुक जाता है। और जो हमारा प्लूटो है वो कहां अवस्थित है? इसी काइपर बेल्ट में। कहां अवस्थित है? इसी काइपर बेल्ट में। ठीक है। अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि बताओ प्लूटो किसका सदस्य है? किसका सदस्य है? काइपर बेल्ट का। काइपर बेल्ट खत्म होने के कुछ दूरी के बाद एक अन्य लेयर शुरू होता है जो एकदम दूर है, सबसे दूर। इसी को क्या कहते हैं? उल्ट क्लाउड। क्या कहते हैं? उल्ट क्लाउड। हाँ नहीं, उल्ट क्लाउड, इसको क्या कहते हैं? उल्ट क्लाउड। ठीक है। उल्ट क्लाउड। और इस उल्ट क्लाउड और काइपर बेल्ट से ही जो धूमकेतु हमारा है, धूमकेतु है ना, कोमेट। ठीक है। अगर कोई पूछे कि कोमेट कहां से आता है, इसी से वो लिखा होंगे कोमेट के समय में, ये या तो काइपर बेल्ट से आएगा या उल्ट क्लाउड से आएगा। ठीक है। तो जो कम दूरी वाला है, मतलब कम समय पर अपना रिपीट करते रहता है रोटेशन, रिवॉल्यूशन। ठीक है। बताए थे ना, कुछ 76 साल में करेगा, कुछ 100 साल में करेगा, कुछ 200 साल में करेगा। तो 200 साल से कम समय में जो धूमकेतु अपना चक्कर पूरा कर रहा है, ये कहां से आता है? काइपर बेल्ट से।
और 200 से अधिक साल में जो अपना चक्कर पूरा करता है वो कहां से आता है, वो आता है ओर्ट क्लाउड, क्योंकि सबसे दूर कौन स्थित है, ओर्ट क्लाउड। दोनों का प्रॉपर्टी लगभग समान है, इसमें भी बर्फीले चट्टान है, इसमें भी क्या है, बर्फीले चट्टान। क्या ओर्ट क्लाउड समझ में आ गया, आया समझ में नहीं आया? और यहीं से ये जो मोनो स्टार थियरी है इसको भी समझने में हेल्प मिला कि मोनो स्टार थियरी कहता है सबसे पहले एक नेबुला निर्मित हुआ, इस नेबुले के बीच में क्या निर्मित हो गया, सूर्य। क्या निर्मित हो गया, सूर्य। उसके बाद जो धूल कण थे वो सब मिलकर क्या निर्माण कर दिया, ग्रह, वैसा ग्रह जिसका चट्टानी सतह है। उसके बाद जो गैस है वो सब संग्रहित होकर क्या बन गया, वायु ग्रह। क्या बन गया? उसके बाद जब और बहुत अधिक ठंड बढ़ने लगा होगा तो बर्फीले ऑब्जेक्ट से क्या बन गया, काइपर बेल्ट। अब जो धूल कण और गैसें जो भी थे वो सब बच गए, मुख्यतः तो गैस बचे थे, वो सब संघनित होकर सबसे दूर यानी नेबुला का वह हिस्सा जो वर्तमान में बच गया है और ये सौर मंडल के सबसे बाहर एक बादल के रूप में स्थित है, इसी को क्या कहते हैं, ओर्ट क्लाउड। क्या कहते हैं, ओर्ट क्लाउड। ठीक है, क्या समझ में आ गया कि नेबुला का, जिस नेबुला में हम लोग बने थे, हमारा सूर्य बना था, उसका वह हिस्सा जो वर्तमान में कुछ बच गया है वही अभी बर्फीले चट्टानों के रूप में या एक क्लाउड के रूप में चारों तरफ है, सौर मंडल के चारों तरफ। इसी को क्या कहते हैं, ओर्ट क्लाउड। एक ही सवाल तुम्हारे से एग्जाम में पूछा जाता है कि ओर्ट क्लाउड कहाँ अवस्थित है, तो सौर मंडल के अंदर या सौर मंडल के बाहरी हिस्सों पर, तो सौर मंडल के बाहरी हिस्सों पर। काइपर बेल्ट के अंदर या काइपर बेल्ट के बाहर, तो काइपर बेल्ट के बाहर। 8वां ग्रह के बाद तो काइपर बेल्ट आता है और काइपर बेल्ट के बाद भी कौन आता है, ओर्ट क्लाउड। क्लियर है? चलो, तो एक पॉइंट ये ऐड कर लेना, ओर्ट क्लाउड वाला। ठीक है, अब वापस आ जाओ सौर मंडल के निर्माण से संबंधित थियरी। तो पहला क्या है, मोनो स्टार थियरी। मोनो स्टार थियरी को ही हम लोग नेबुला थियरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेबुला थियरी या निहारिका थियरी। ठीक है, अगर कभी पूछ ले मोनो स्टार थियरी क्या है, तो नेबुला थियरी का ही दूसरा नाम है। इसमें एक तरह का बात करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोनो स्टार थियरी। तो सबसे पहले इसमें दो तरह का बात आएगा। सबसे पहले गैसियस थियरी, अगर तुमसे बोले कि बताओ गैसिया सिद्धांत किसने दिया, गैसिया सिद्धांत किसने दिया, यही गैसिया सिद्धांत, क्योंकि गैसों का गोला बना, इसी गोला को क्या कहे हम लोग, निहारिका कहे। क्या कहे, निहारिका कहे। तो दो शब्दावली का प्रयोग होगा, या तो गैसिया सिद्धांत या निहारिका सिद्धांत। तो सबसे पहले ये किसने दिया था, सबसे पहले दिया था कांट ने। किसने दिया था, कांट ने। इमैनुअल कांट नाम था इसका पूरा। ठीक है, कांट, इमैनुअल कांट। ठीक है, तो सबसे पहले ये थियरी कांट ने दिया था। इसी थियरी को और बढ़िया से समझाने का प्रयास किया। किसने समझाने का प्रयास किया, लाप्लास ने। किसने, ठीक है, लाप्लास ने। ठीक है, ये दो आदमी का नाम याद रखना। अगर सब भूल भी जाओ सारी थियरी को, इस थियरी को याद रखना, क्योंकि सर्वमान्य थियरी कौन सा है, यही है, नेबुला थियरी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सर्वमान्य थियरी, सर्वमान्य थियरी कौन सा है, ठीक है, नेबुला थियरी। अगर हमारे सौर मंडल का निर्माण का सबसे अधिक प्रचलित थियरी और सर्वमान्य थियरी पूछा कोई, तो कौन सा थियरी होगा, निहारिका थियरी। निहारिका सिद्धांत को किसने सबसे पहले दिया, कांट ने। ठीक है, सबसे पहले किसने दिया, कांट ने। इसको और बढ़िया से एक्सप्लेन किसने किया, लाप्लास ने। तो कांट ने जब शुरुआत किया था तो इसको गैसिया सिद्धांत नाम दिया था। क्या नाम दिया था, गैसिया सिद्धांत। तो अगर गैसिया सिद्धांत पूछेगा तो आंसर होगा कांट। क्या होगा, कांट। और अगर नेबुला सिद्धांत बोला है तो या तो कांट होगा या लाप्लास होगा। समझा इस चीज को? गैसिया सिद्धांत से अगर कभी एग्जाम में सवाल पूछ लेता है और गैसिया सिद्धांत नाम देता है तब हमेशा आंसर क्या होगा, कांट। लेकिन नेबुला सिद्धांत देता है और पूछा जाए सबसे पहले नेबुला सिद्धांत किसने दिया, किसने दिया, कांट ने। और इसका विस्तार किसने किया, किसने किया, लाप्लास। ज्यादा जो कॉमन नाम है वो कौन है, लाप्लास। कौन है, लाप्लास। निहारिका सिद्धांत दिया है तो ज्यादा कॉमन आंसर क्या रहेगा, लाप्लास। और गैसिया सिद्धांत दिया है तो क्या रहेगा, कांट। लेकिन ध्यान दोगे गैसिया सिद्धांत को ही निहारिका सिद्धांत भी कहते थे और इसको सबसे पहले कांट ने दिया और बाद में इसका विस्तार किया लाप्लास ने। क्या ये थियरी समझ में आया? इसमें एक ही तरह का चर्चा की, इसीलिए इसको क्या कहे, मोनो स्टार थियरी। अभी तक तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि एक तारा तो है, ये है, वो है सूर्य, तो फिर मोनो क्यों चर्चा आ रहा है, क्योंकि आगे का थियरी बर्बाद कर दिया है इस पूरे सिद्धांत को, इसीलिए मोनो थियरी, मोनो स्टार थियरी देना पड़ा नाम इसको। ठीक है, अब अगला दिख रहा है डुअल स्टार थियरी। क्या है ये, डुअल स्टार थियरी, यानी दो स्टार का कहानी, दो तारा का कहानी। अब समझना कैसे कैसे लोग सोचता है। ये तो हो गया सर्वमान, किसी को मान के चलना है, बाकी सब हाइपोथेटिकल है और हम लोगों को सिर्फ पढ़ लेना है। डुअल स्टार थियरी का ये कहना था कि सूर्य जो है अपने जगह पे था, ठीक है, बगल से कोई एक तारा क्रॉस किया
और जब वो क्रॉस किया, समझना इसका थियरी है क्या, ये सूर्य है, बगल से कोई बड़ा तारा क्रॉस किया, जिसके वजह से सूर्य, इसका ग्रेविटी जो है वो सूर्य को क्या किया, खींच लिया। सूर्य को जब खींचा तो पूरा सूर्य को खींच नहीं पाया, कुछ पार्ट इसका टूट गया, ठीक है, और वही टूट के क्या निर्माण कर दिया, सौर मंडल का, यानी अलग अलग ग्रहों का। समझ में आया। अब इस ड्यूअल स्टार थियरी पे भी दो सिद्धांत आया, दोनों टूटने वाला ही है, ठीक है। एक को कहेंगे ग्रहाणु सिद्धांत, क्या कहेंगे, ग्रहाणु सिद्धांत, यानी प्लैनेटसिमल सिद्धांत, क्या बोलते हैं इसको, प्लैनेटसिमल सिद्धांत, ठीक है, यानी ग्रहाणु सिद्धांत। और दूसरा है ज्वारीय परिकल्पना, क्या है, ज्वारीय परिकल्पना। दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। ज्वारीय परिकल्पना का मतलब हुआ, जैसे ज्वार समझते हो ना, टाइड, टाइड जानते हो क्या होता है, समुद्र में पानी का लहर उठ जाता है, कारण क्या, चंद्रमा का ग्रेविटी, ठीक है। ये ऐसा मत सोचना कि ये पास में आएगा तभी ग्रेविटी काम करेगा, तुमको नहीं खींच पाता है। अगर तुम्हारे अंदर भी पानी के जैसा प्रॉपर्टी रहता, लचीलापन, तुमको भी खींच लेता, कभी पेट तुम्हारा इतना बड़ा हो जाता फिर सुलग जाता, ठीक है। तो पानी ऐसे समतल है, ठीक है, पानी ऐसे समतल है, बेचारी एकदम आराम से हिल डुल के चल रही है। अब चांद का ग्रेविटी काम करता है, इसको अपनी तरफ खींचने लगती है। जब चांद पृथ्वी के करीब आता है तो इसको क्या करता है, ये खींचने लगता है, जिसके वजह से पानी यहाँ से उठ जाता है, पर चांद तक तो पहुंच नहीं पाएगा, इतना तो ग्रेविटी है ही नहीं, जिसके वजह से थोड़ा दूर तक खींचता है और फिर क्या करता है, छोड़ देता है। तो जितना दूर खींच पाता है यही उठता है पानी, और इसे कहते हैं टाइड, क्या कहते हैं, टाइड। और फिर जैसे छोड़ता है वैसे गिर जाता है, ठीक है, इसी को कहते हैं हम टाइड, क्या कहते हैं, टाइड, ज्वार। यही सिद्धांत दिया था जो ज्वारीय परिकल्पना कहलाया, पानी वाला नहीं, ये सूर्य के सतह का सिद्धांत था। इस दूसरा जो तारा गुजर रहा था वो सूर्य के सतह को खींचा, और खींचने के समय में ज्वार के तरह वहां से वहां की लपटें निकल गई, वहां की चीजें निकल गई, और बाद में जब वो तेजी से क्रॉस किया ये वहीं गिर गया, ठीक है, और ये फिर सूर्य से जुट नहीं पाया, जिसके वजह से ग्रह बन गया। नहीं लग रहा है बेतुका सब सिद्धांत है ठीक है, बेतुका ही, इसीलिए लोग इसको मानने से इनकार कर रहे हैं, पगलवा तुझसे कुछ बोलता है, ठीक है, पर एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना है। माना नहीं कोई, सब लोग पागल है, ये सब नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, चलो खींचा, उसके बाद तारा कहाँ गया, जो दूसरा वाला था, और खींचा तो सूर्य का जो सतह है और जो ग्रहों का सतह है, दोनों में मैच तो कर ही नहीं रहा है कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसीलिए बोले कि सबसे अधिक जो वैल्यूएबल सिद्धांत था, जिसको लोग माना, जिस पर बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं कर पाया, वो कौन सा है, न्यार का सिद्धांत, जिसमें लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है, बाकी सब तो ऐसा लगता है कि हाइपोथेटिकल ही है, ठीक है। चलो, इसमें दो सिद्धांत हो गया, ग्रहाणु परिकल्पना, ये चैम्बरलेन ने दिया था, किसने दिया था, चैम्बरलेन, ठीक है, चैम्बरलेन, ठीक है, चैम्बरलेन। हमको बस नाम से ही याद रखना है, कभी एग्जाम में एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, एक्सप्लेनेशन तो हम जानबूझ के दे रहे हैं ताकि तुमको समझ में आए है क्या, याद ही करना है थियरी का नाम, बस और कुछ नहीं। तुमसे डायरेक्ट पूछेगा न्यार का सिद्धांत किसने दिया, किसने दिया, कांट और लाप्लास, कांट और लाप्लास, पहले दिया था कांट ने और बाद में लाप्लास। लेकिन गैसीय सिद्धांत पूछेगा तो हमेशा आंसर क्या करोगे, कांट, क्या करोगे, कांट, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा कि ग्रहाणु सिद्धांत किसने दिया, किसने दिया, चैम्बरलेन, ग्रहाणु सिद्धांत चैम्बरलेन, ग्रहाणु सिद्धांत चैम्बरलेन। और ज्वारीय परिकल्पना किसने दिया, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरीज ने, जीन्स और जेफरीज, क्या नाम है इसका, जीन्स और दो आदमी था, जीन्स और जेफरीज, ठीक है, जेफरीज, ठीक है, जीन्स और जेफरीज। तो ज्वारीय सिद्धांत किसने दिया, जीन्स और जेफरीज, ज्वारीय सिद्धांत जीन्स और जेफरीज, इधर भी ज्वारीय, इधर भी जो, इधर भी जो, ठीक है। तो ज्वारीय सिद्धांत जीन्स और जेफरीज, ठीक है। ग्रहाणु सिद्धांत चैम्बरलेन, ग्रहाणु सिद्धांत चैम्बरलेन। और इस दोनों को हम क्या कहे, ड्यूअल स्टार थ्योरी, क्या कहे, ड्यूअल स्टार थ्योरी। यानी इसमें यह था कि एक तारा तो हमारा है ही सूर्य, बगल से एक तारा गुजरा, इसी को कहे ड्यूअल स्टार थ्योरी। अब अगला थ्योरी है बाइनरी स्टार थ्योरी, क्या है, बाइनरी स्टार थ्योरी। ये एक कदम और आगे निकला, ठीक है, बोला ये ना चोलवे, ठीक है, ये जो तुम बता रहा है कि सूर्य का बाहरी वाला पोर्शन खींचा गया और उसी से टूट के बना, ये थोड़ा सा मानने का इच्छा नहीं कर रहा है, हम इसको शुद्ध करते हैं। बोला यहाँ पे दो तारा था, ठीक है, क्या बोला, दो तारा था, सूर्य और इसका एक और दूरवाद दोस्त था, दूसरा तारा, एक तीसरा तारा फिर आ गया वहीं पे, एक तीसरा बड़ा तारा जो इसके आसपास से गुजरा, वो दूसरे वाले तारा को चूर चूर कर दिया, ठीक है। अब ये देखो तुम्हारे जैसा है, ये उसको समझाने का अपने तरीका से प्रयास किया कि सूर्य का खींच लेगा कुछ हिस्सा, फिर उससे ग्रह बन जाएगा, ये ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। बोला इसको थोड़ा सा और बढ़िया बनाते हैं। बोला सूर्य तो जैसा था वैसा ही रह गया, दूसरे वाले को खींच कर चूर चूर कर दिया, और बीच वाला जो कोर बना हुआ उसको निगल के चला गया ये समझ में आया,
सूर्य को जब भी कोई तोड़ेगा तो बाहरी आवरण ही तो तोड़ेगा, बीच वाला कोर तो बच जाएगा। उसको पता था कि ये पूछेगा, क्योंकि इससे पूछा था तो बता नहीं पाया, ठीक है। तो उसको पता था कि पूछेगा, बोला बाहरी आवरण तोड़ के सब ग्रह बना दिया, और वो खींच रहा था तो टूट गया बाहरी वाला हिस्सा, जो कोर बच गया तो वो निकल गया, वो और निकल के चल दिया। ठीक है, इसी को क्या कहा, बाइनरी स्टार थ्योरी। तो बाइनरी स्टार थ्योरी में टोटल 3 स्टार आ गए। कितने स्टार आ गए? लेकिन बाइनरी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जोड़ा दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? जोड़ा। यहाँ पे कितने तारे थे? 2 तारे, और एक हमेशा हमेशा के लिए टूट फूट के ग्रह बना के जो कोर बजा था वो निकल के तीसरा तारा चला गया। यहाँ पे भी तीसरा तारा का एंट्री हुआ था, ठीक है। तो डुअल स्टार में हमारा एक तारा सूर्य था, एक दूसरा तारा पास से गुजरा और ये इसको तोड़ दिया। ये डुअल स्टार थियरी था। बाइनरी स्टार थियरी में बोला सूर्य के साथ साथ एक और तारा था, ये बाइनरी सिस्टम में था, ठीक है। बाइनरी स्टार इसको कहते हैं। अभी भी कई ऐसे सौरमंडल है जहां पे कितने तारे हैं? 2 तारे, उसको कहते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम, ठीक है। तो सूर्य जो हमारा है ये भी पहले क्या था? बाइनरी स्टार। ये हम नहीं कर रहे हैं, इसका कोई वैलिडिटी है नहीं, मतलब कोई मान्यता नहीं है, बस यहाँ पे दिया गया थियरी तो समझना। और इसमें से एक तीसरा बड़ा तारा पास से गुजरा, दूसरे वाले तारा को क्या किया? चूर कर दिया, और जो जो हिस्सा बचा होगा वो निकल गया खुद, और उसके बाद वो निकल गया, जो बचा हुआ हिस्सा टूट फूट के गिरा, वही ग्रह बना दिया। इसको कहेंगे बाइनरी स्टार थियरी। क्या कहेंगे? बाइनरी स्टार थियरी, ठीक है। तो याद रखोगे, इसको दिया था रेसेल ने। किसने दिया था? रेसेल, ठीक है, रेसेल ने, ठीक है, रेसेल ने, ठीक है। किसने दिया था इस थियरी को? रेसेल ने। किसने दिया था? रेसेल। पूरा नाम एच.एन. रेसेल, एच.एन. रेसेल। क्या बाइनरी स्टार थियरी समझ में आया? समझना बस कहानी है, नाम तुमको याद रखना है और कुछ नहीं। समझ के कहीं ये लिखने नहीं आएगा, सिर्फ हम समझा रहे हैं ताकि याद आसानी से हो जाए। तो बाइनरी स्टार थियरी किसने दिया? रेसेल ने। बाइनरी स्टार थियरी रेसेल ने। और इसी को और आगे बढ़ाकर डबल स्टार थियरी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसी को आगे किसने दिया? लीटी लटन। इसका नाम अच्छे से याद रखना है। क्या नाम है इसका? लीटी लटन। लीटी लटन। क्या नाम है? लीटी लटन, ठीक है, लीटी लटन, ठीक है। नाम थोड़ा अजीब है, लीटी लटन। क्या नाम है इसका? लीटी। तो बाइनरी स्टार थ्योरी किसने दिया? रेसेल और लिली लटन ने। किसने दिया था? रेसेल और लिली लटन या लीटी लटन ने, ठीक है। बस इतना याद रखना है। उसके बाद एक सिद्धांत है जिसका हम लोग जिसको कहते हैं सीफिड सिद्धांत। क्या कहते हैं? सीफिड परिकल्पना। ये तीसरा। अब ये सब कहानी खत्म हो गया, ये सब थोड़ा नया सिद्धांत लेके आया, ये मॉडर्न सिद्धांत है, ये सब नया लेके आया। बोला सूर्य जो है, सूर्य स्थिर मतलब एक जैसा था ही नहीं। सिफिड मतलब वैसे तारे को सिफिड तारा कहते हैं जिसकी चमक जो है वह समय के साथ बढ़ता और घटता है। क्या है? सिफिड तारा वैसे तारा को कहते हैं जिसका ताप, चमक मतलब ताप, जिसका समय के साथ ताप बढ़ता है और फिर क्या होता है? घटता है। यानी जब ताप बढ़ेगा तो वो एक्सपेंड हो जाएगा और जब घटेगा तो वो संकुचित हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सिद्धांत है। इसी तारा को क्या कहते हैं? सिफिड सिद्धांत। तो सिफिड सिद्धांत कहा था कि सूर्य का पहले जो स्थिति रहा होगा वो एक सिफिड स्टार के रूप में रहा होगा, यानी ये पहले बढ़ता होगा और फिर क्या होगा? घटता होगा। जब ये क्रियाएं बंद होने लगी होगी तब इसमें बार बार एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण बाहरी आवरण फट गया होगा, ठीक है। और यही फटे हुए पार्ट्स जो बाहर निकल गए उसको क्या किस रूप में देखते हैं हम लोग? ग्रह के रूप में, ठीक है। वापस घूम फिर के वही आ गया। सब यही मान के चला कि सूर्य फटा है उसी से बना है, ठीक है। इसलिए ये सारे सिद्धांत जो है सबको नकार दिया गया है, सिर्फ एक ही सिद्धांत को मान्यता मिली है, वो कौन सा है? न्यारका सिद्धांत, ठीक है, याद रखोगे। सिफिड सिद्धांत किसने दिया था? एसी बनर्जी ने। किसने दिया था? एसी बनर्जी, एसी बनर्जी, ठीक है, एसी बनर्जी। अब ये सिद्धांत अब तुम्हारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अभी के हाल ही के एग्जाम्स को जो देखा जा रहा है इसमें अनटितला सब सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले तो एक ही से काम चल जाता था, पर अगर यही सिर्फ तुमको दे दिया लिख के, बताओ सिफिड सिद्धांत सौरमंडल के निर्माण से सिफिड सिद्धांत किसने दिया है? एक लाइन का चीज है, एक दो बार इसको पढ़ोगे, याद रह गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो सिफिड सिद्धांत किसने दिया? एसी बनर्जी। सिफिड सिद्धांत एसी बनर्जी। यूपीएससी के पीटी सब में सबसे काफी सवाल पूछे गए, वहां तो हर पार कर देता है, वहां 4 देके मैच तो पूरा पूछ लेता है, ठीक है। मैच करो ये सिद्धांत किसने दिया है, बहुत डिफिकल्ट सवाल हो जाता है। ये सब जो नहीं पढ़ा है ये बेसिक चीज है नहीं, रिवीजन के समय में लोग इसको पढ़ता है नहीं। ये जो बढ़िया से फाउंडेशन किया है उसी को ये सब पढ़ा हुआ रहता है, नहीं तो किसी को नहीं रहता है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग एक बार पढ़ लेंगे ताकि कभी आ जाए तो हम लोग करने में सक्षम हो। इसके बाद है नोवा सिद्धांत यानी सुपरनोवा, ठीक है, सुपरनोवा। इसी को नोवा सिद्धांत या सुपरनोवा सिद्धांत कहते हैं। ये भी घूम फिर के वहीं पहुंच गया।
ये फटा, ठीक है, सूर्य फटा और फटने के बाद जो बाहर चीज निकली वो क्या बन गए, ग्रह बन गए। खाली नाम याद रखना है बस, और बाकी कुछ नहीं। तो नोवा सिद्धांत किसने दिया था, हायल और लिली लेटन ने। किसने दिया था, हायल और लिली लेटन या लिटी लेटन जो भी है, ठीक है, लिली लेटन, ठीक है, लिली लेटन, हायल और लिली लेटन, ये दोनों मिलकर सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत, नोवा परिकल्पना। एग्जाम में ये पूछा जाता है, या नहीं तो इसके बाद कौन सा पूछा जाता है, नोवा यानी सुपरनोवा सिद्धांत। इस दोनों से एग्जाम में ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है, तो याद रखना। नोवा सिद्धांत किसने दिया, हायल और लिली लेटन ने, ठीक है। उसके बाद आखिरी सिद्धांत जो याद रखना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि सूर्य निर्माण हो गया सूर्य का, और एक समय था जिस समय में सूर्य के पास काफी अधिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी थे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति जो है वह पृथ्वी के पास क्या था, सॉरी सूर्य के पास क्या था, काफी अधिक। जैसे बताए थे न्यूट्रॉन स्टार बताए थे ना, उसके पास काफी अधिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का क्षमता हो जाता है। तो इसका कहना है कि सूर्य के पास भी एक समय में काफी अधिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर था, क्षमता था, जिसके वजह से जो आसपास के धूल कण है ये कहीं ना कहीं सिद्धांत निहारका सिद्धांत को आगे बढ़ाता है। किस सिद्धांत को, निहारका सिद्धांत को। इसका कहना है कि जो आसपास के धूल कण थे वह सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नहीं खींचे हुए थे सूर्य की तरफ, बल्कि उसको एक और प्रॉपर्टी बांध रहा था, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण वो धूल कण जो है वो स्टेबल हो सका और एक नियंत्रित गति प्राप्त कर सका। ये कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव करता है, और इसके वजह से वो सब संकुचित होकर धूल कण क्या बनने लगे, ग्रह बनने लगे, और आज हम सौरमंडल देख रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये किस सिद्धांत को और ज्यादा मजबूत करता है, निहारका सिद्धांत को। कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को दिया था एल्फ वेन ने। किसने दिया था, एल्फ वेन, ठीक है, एल्फ वेन ने, ठीक है। चलो सौरमंडल से संबंधित सारी थ्योरी को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। थ्योरी जो है वो एक बार देख लेते हैं। मोनोस्टार थ्योरी, इसी को हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, निहारका सिद्धांत। क्या बोलेंगे, निहारका सिद्धांत। ड्यूअल स्टार थ्योरी में दो थ्योरी आया, ग्रहाणु सिद्धांत और ज्वारीय परिकल्पना। बाइनरी स्टार किसने दिया, रेसेल ने। सेफेड सिद्धांत किसने दिया, सेफेड एसी बनर्जी। नोवा सिद्धांत हायल और लिलियटन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अल्फ्वेन। अब मोनो स्टार यानी जो निहारका सिद्धांत है सबसे पहले कांट, इसके बाद लाप्लास, ठीक है। ग्रहाणु सिद्धांत चैम्बरलेन। ज्वारीय सिद्धांत जीन्स और जेफरीज। बाइनरी स्टार थ्योरी रसेल, ठीक है। और इसको आगे किसने, लिलियटन ने बढ़ाया। हाँ रसेल, अच्छा रसेल लिख दिए हैं, ठीक है, रसेल, ठीक है। सेफेड सिद्धांत किसने दिया, एसी बनर्जी। नोवा सिद्धांत हायल और लिलियटन, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्फ्वेन। फिर से रिपीट करो। नेबुला सिद्धांत किसने दिया, कांट और लाप्लास। अब एक लाइन में बोलेंगे। निहारका सिद्धांत किसने दिया, कांट और लाप्लास। निहारका सिद्धांत, ग्रहाणु सिद्धांत चैम्बरलेन, ग्रहाणु सिद्धांत चैम्बरलेन। ज्वारीय सिद्धांत जीन्स और जेफरी। याद रखना इधर भी जो जीन्स जेफरी ज्वारीय, तो ज्वारीय सिद्धांत जीन्स और जेफरी। बाइनरी स्टार थ्योरी रसेल, बाइनरी स्टार थ्योरी रसेल। आगे किसने बढ़ाया, लिलियटन ने। सेफेड सिद्धांत, हाँ सेफेड सिद्धांत एसी बनर्जी, सेफेड सिद्धांत एसी बनर्जी। नोवा परिकल्पना हायल और लिलियटन, हायल और लिलियटन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अल्फ्वेन। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम जानते हैं ये इतना आसान नहीं है याद रखना, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे, जरूर याद रहेगा। इतना जो 20 मिनट हम कहानी कविता बताकर जो खत्म किए, ये इसीलिए किए ताकि थोड़ा बहुत समझ में आए। ये कहानी सुना तो कुछ लगा भी होगा कि हाँ कुछ है, नहीं तब इसमें हवा लगता है ये क्या है, ठीक है। तो अंत में कहीं तुमसे कहानी कविता वो पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ थ्योरी पूछा जाएगा और उसको किसने दिया ये नाम, जिसमें से दो अत्यंत महत्वपूर्ण है जो याद रखना। एक है निहारका सिद्धांत और दूसरा है नोवा सिद्धांत, ठीक है। निहारका कांट और लाप्लास ने, और नोवा सिद्धांत हायल और लिलियटन ने। क्या याद रहेगा, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं पूरा, चलो। सन स्पॉट क्या होता है, सूर्य पर पाए जाने वाले काले धब्बे। ये धब्बों का निर्माण कैसे हुआ है, सौर ज्वाला से। सौर ज्वाला जहां वापस आके गिरता है उसी जगह हमको
धब्बा नजर आता है, क्योंकि उसका तापमान कम हो जाता है। कितना तापमान होता है? लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले इसको किसने समझाया? जोहान फैब्रिशियस ने। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सूर्य का सबसे ठंडा सतह कौन सा है, ठंडा हिस्सा, सौर कलग है। कौन सा है? सौर कलग। सौर कलग हमको सूर्य पर कहां सबसे अधिक देखने को मिलेगा? 0 से 40 डिग्री, हाँ 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके दो भाग हम लोग पढ़ेंगे। जो बीच वाला काला हिस्सा है उसको अम्ब्रा, और आसपास का चमकदार हिस्सा पेनुम्ब्रा। ठीक है। अगर पूछा जाए क्या ये पृथ्वी को प्रभावित करता है, तो आंसर है हाँ। जब सौर कलंक बनता है तो उससे मैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, और वो कहां तक पहुंच जाता है? पृथ्वी तक। और पृथ्वी पर क्या आता है? मैग्नेटिक स्टॉर्म। क्या आता है? मैग्नेटिक स्टॉर्म, जिसको हिंदी में चुंबकीय झंझावात कहते हैं। और इस चुंबकीय झंझावात के कारण हमारा बेतार सिस्टम प्रभावित हो सकता है। ठीक है। सौर कलंक चक्र कितने वर्ष का होता है? 11 वर्ष। शुरुआत का 5.5 साल तक सौर कलंक बढ़ेगा, बहुत अधिक संख्या में बनेगा, और अगला 5.5 साल संख्या कम हो जाएगा, सौर कलंक छोटा छोटा बनेगा। ठीक है। यही कहते हैं सौर कलंक चक्र। किसने खोजा इसको? हेनरिक स्वाबे ने खोजा। प्लेजेस क्या होता है? क्रोमोस्फेयर पर चमकीला सतह। क्या कहलाएगा? प्लेजेस। अगर पूछा जाए प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फेयर पर चमकीला सतह, फेकुला। हेलियोस्फेयर क्या है? सूर्य से निकलने वाला सौर पवन जब बाहर में जाके एक बुलबुला बनाता है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हेलियोस्फीयर। ये हमारे सौर मंडल को एक तरह का प्रोटेक्शन लेयर प्रदान करता है, जो हमारे सारे ग्रहों को बाहर से आने वाले रेडिएशन से बचाता है। इसको समझने के लिए वो यही समझना, जिस तरह से हवाएं हमारे पृथ्वी के चारों तरफ है और ये हमको बाहर से आने वाले रेडिएशन से बचाता है, हमारा हवा जो है, वातावरण जो है, इसी तरह से सौर का पवन यानी सौर पवन सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक लेयर बनाता है और हमारे सौर मंडल को अंतरिक्ष से आने वाले रेडिएशन से बचाता है। ठीक है। चलो, सौर मंडल के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। मोनो स्टार थियरी को और किस नाम से हम बुला सकते हैं? नेबुला थियरी। नेबुला थियरी किसने दिया? कांट और लेप्लास। गैसीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था सर्वप्रथम? कांट ने। ग्रहणों सिद्धांत चैम्बरलैन। ग्रहणों सिद्धांत चैम्बरलैन। ठीक है। ज्वारीय परिकल्पना जीन्स और जेफरी। ज्वारीय सिद्धांत जीन्स और जेफरी। बाइनरी स्टार थियरी रसेल। इसको और आगे किसने बढ़ाया? लिलियटन ने। शेफिट सिद्धांत एसी बनर्जी। शेफिट सिद्धांत एसी बनर्जी। नोवा परिकल्पना हायल और लिलियटन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी अल्फवेन। क्या ये याद हुआ तुम लोग को? थोड़ा बहुत 1-2 दिन पूछेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। बस उतना ही दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है।